नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हम आपके लिए लाए हैं सी टेट, टेट, सुपर टेट, KBS, एच टेट, आर टेट, MP टेट सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ये वीडियो है जिसमें बाल विकास पूछा जाता है आपका। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपका टॉपिक है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। और अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषा, अभिप्रेरणा के प्रकार और इसके सिद्धांत, जो कुछ है सब कुछ एक वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप तक हमारी वीडियो जा रही है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हिंदुस्तानी निहाल, आपका भाई, हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा। आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं अब वीडियो पर, टॉपिक पर। देखते हैं क्या क्या है इसमें आज। दोस्तों, कितनी अच्छी लाइन है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बहुत ही अच्छी बात कही है ये, कि हम कोई एक सपना देखते हैं लेकिन मुश्किलें हज़ार आती हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि मेरा भी कुछ सपना है। आप अगर हमारे चैनल पर अबाउट में जाएंगे तो उसमें देख पाएंगे। तो दोस्तों, हम भी बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और उन मुश्किलों को हंसते हुए टाल देंगे। एक दिन आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे, तो हम भी एक दिन बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे और आपके लिए फ्री एजुकेशन देते रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। चलिए बात करते हैं अब वीडियो पर। दोस्तों, अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना। अभिप्रेरणा क्या कहलाता है? किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना। अगर बात करें अभिप्रेरणा की, अभिप्रेरणा एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है या आंतरिक शक्ति है जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है। अगर हमारे अंदर अभिप्रेरणा है, अगर हम अंदर से मोटिवेट हैं, तो वो एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। जैसे कि दोस्तों, रात हो गई है और मैं अप्रेरित हूँ अपने अंदर से कि मुझे सफलता पानी है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत स्टूडेंट तक जाएगी और वो लोग देखेंगे। वो भी कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पूरा दिन काम करते होंगे और रात में पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, वो भी अंदर से मोटिवेट होंगे, अप्रेरित होंगे। उन्हें भी थकान होगी, वो भी सोना चाहते हों, लेकिन वो सोएंगे नहीं, पढ़ेंगे। तो वो अंदर से अप्रेरित हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अप्रेरणा लैटिन भाषा के मोटम या मूवर्स अर्थ टू मूव, गति प्रदान करना, मोटिव, नीड, आवश्यकता। दोस्तों, अभिप्रेरणा की बात की जाए तो अभिप्रेरणा शब्द है जो उसे इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मोटम या मूवर से लिया गया है और इसका अर्थ होता है टू मूव यानी कि गति प्रदान करना, या मोटिव, नीड यानी कि आवश्यकता। दोस्तों, और बताते हैं आपको क्या क्या है इसके बारे में। अभिप्रेरणा वे सभी कारक हैं जो प्राणी के शरीर के कार्य को करने के लिए गति प्रदान करते हैं। अभी जो आपको बताया था, अभिप्रेरणा ध्यान, आकर्षण, प्रलोभन या लालच की कला है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयारी करती है। दोस्तों, किसी न किसी में कोई भी कुछ काम करता है तो उसमें कोई ना कोई प्रलोभन होता है या लालच होती है, तभी वो उस काम को करता है। दोस्तों, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर भी एक प्रलोभन है, एक लालच है कि अगर जॉब लग जाएगी तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ये सभी के साथ है दोस्तों। और देखते हैं क्या है अभिप्रेरणा के बारे में। दोस्तों, ये तो अभी आपको बताया था कि अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ होता है प्रोत्साहन होता है। मोटिवेशन
लैटिन भाषा के मोटम से लिया गया है। ये याद रखें, ये पूछ लिया जाता है कि मोटिवेशन किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, और कौन सा शब्द है, मेन शब्द वो मोटम है, जिसका अर्थ होता है मोशन यानी कि गति, अर्थात कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है। दोस्तों, गुड्स महोदय के अनुसार गुड्स महोदय ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या बताया है? प्रेरणा कार्य करने को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये जो कोट्स हैं, ये जो कथन हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें भी याद रखें कि प्रेरणा कार्य को करने, आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है दोस्तों। और दोस्तों, बात की जाए अगर स्किनर की, तो स्किनर ने बोला था प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। क्या बोला था? प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब नेक्स्ट पर। दोस्तों, अब प्रेरणा के प्रकार, अब प्रेरणा के प्रकार की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक अप्रेरणा होती है, एक बाह्य अप्रेरणा होती है। दोस्तों, ऐसे समझें, जब मुझे भूख लगी हो और खाने के लिए भोजन ना हो तो मैं आंतरिक अप्रेरित हो जाऊंगा और भोजन की तलाश में निकल जाऊंगा। और बाह्य अप्रेरणा वो होती है जो किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट किया जाता है। दोस्तों, आंतरिक अप्रेरणा की बात की जाए तो आंतरिक अप्रेरणा क्या है? आंतरिक शक्तियाँ जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती हैं। ये मेन पॉइंट है क्या कि व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आंतरिक अप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक अप्रेरणा कहलाती है जैसे कि भूख, प्यास, नींद, प्यार तथा इसी का उदाहरण हैं। ये सभी हैं, भूख, प्यास, नींद, प्यार, ये इसी के उदाहरण हैं आंतरिक अप्रेरणा के। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पर कि बाह्य अप्रेरणा क्या होती है। दोस्तों, बाह्य अप्रेरणा की बात की जाए तो बाह्य अप्रेरणा पहले से निर्धारित कोई ऐसा उद्देश्य है जिसे करने का व्यक्ति का उद्देश्य हो, बाह्य प्रेरणा कहलाती है। जैसे दोस्तों, अगर हम लोगों का कोई उद्देश्य होता है तो उसे करने के लिए हम लोग पहले से प्रेरित होते हैं, किसी के द्वारा मोटिवेट किया जाता है, तो उसे बाह्य प्रेरणा कहा जाता है। जैसे कि इच्छा, रुचि, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि, सत्ता, प्रेरक तथा पुरस्कार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर किसी को कोई पुरस्कार मिलता है तो वो मोटिवेट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों, जब हम कक्षा 5 या 6, 7, 8 तक थे तो हम लोग जो एनुअल एग्ज़ाम होते थे उनके लिए अच्छे से तैयारी करते थे। क्यों करते थे? कि जब एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तो हम लोगों को स्कूल में सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, हमें बहुत बार सम्मानित भी किया गया है। और दोस्तों, तो हमें ये बाह्य प्रेरणा थी, ये बाह्य प्रेरणा का प्रकार है कि हमें किसी के लिए कोई काम होती है, इच्छा होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए, हम किसी को पुरस्कार पाने के लिए हम अगर कोई कदम उठाते हैं या कोई उद्देश्य बनाते हैं तो ये बाह्य प्रेरणा होती है। दोस्तों नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बताना है दोस्तों। अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? दोस्तों, अभिप्रेरणा गतिशीलता, क्रियाशीलता का प्रतीक है। यही पॉइंट पूछे जाते हैं। इनमें आपको एक दे दिया जाएगा कि अभिप्रेरणा की विशेषता है और उसमें एक अलग से दे देंगे और 3 पॉइंट ये दे देंगे कि अभिप्रेरणा गतिशीलता है, क्रियाशीलता का प्रतीक है, अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को पूरे करने का स्रोत है। 3 ये पॉइंट दे दिए, एक अलग दे दिया, तो आपको पहचानना होगा। तो इसलिए पहले से समझ के चलें कि क्या है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा गतिशीलता, क्रियाशीलता का प्रतीक है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को पूरा करने का स्रोत है। दोस्तों, हमें नींद लग रही है लेकिन मेरे अंदर वो जुनून जाग रहा है कि कब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और कब हम अब सफल हों। तो दोस्तों, हम अपना कार्य पूर्ण करके ही जाते हैं। तो दोस्तों, यही अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित कर देती है। दोस्तों, व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित कर देती है अभिप्रेरणा। और क्या है? अभिप्रेरणा किसी कार्य के करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों, अगर कोई आपको
सबसे अच्छा एग्जाम्पल दें तो दोस्तों, आपके घर में माता पिता होंगे, आपकी माँ बूढ़ी हो जाएं, माँ की बात करें, मैं इतना बड़ा तो नहीं कि माँ पर अब कोई एग्जाम्पल दे पाऊँ, लेकिन कुछ शब्द बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपकी माँ बूढ़ी हो जाएं, उनका शरीर काम नहीं कर रहा हो, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति फिर भी रहती है कि वो अपने बच्चे को भोजन बना के खिला सकें, बच्चा भूखा नहीं सोएगा। दोस्तों, उनके अंदर वो ऊर्जा हमेशा रहती है, उनका ये लक्ष्य रहता है, वो हमेशा क्रियाशील रहती हैं और वो हमेशा कार्य करने का पूरा करती हैं। दोस्तों, अल्पप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों, हमारे पिताजी होते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, उनका शरीर काम नहीं करता है, लेकिन उन्हें अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों का सुख चैन, उनकी ख्वाहिशें को पूरा करने के लिए वो अंदर से खुद ही इतने मोटिवेट रहते हैं, अप्रेरित रहते हैं कि उनके अंदर एक ऊर्जा बनी रहती है। उनका शरीर काम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती काम करते रहते हैं। दोस्तों, अल्पप्रेरणा ऐसी चीज़ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों, अल्पप्रेरणा के तत्व, अल्पप्रेरणा के तत्व क्या क्या होते हैं? दोस्तों, अल्पप्रेरणा सकारात्मक भी होती है, अल्पप्रेरणा नकारात्मक भी होती है। दोस्तों, सकारात्मक अल्पप्रेरणा क्या होती है? इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे थे, समझ नहीं थी, तो हम लोगों को मम्मी पापा ज़बरदस्ती कहते थे कि पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, जीवन में कामयाब हो जाओगे। लेकिन आपका एक बड़ा भाई होगा जो, या छोटा भाई होगा जो खुद ही बैठ जाता था पढ़ने, उससे कोई कहे या ना कहे, वो खुद स्वयं ही पढ़ने बैठ जाता था। वो अपने अंदर से इतना प्रेरित होता है कि वो खुद पढ़ने लगता है। तो दोस्तों, ये जो खुद से काम करने की इच्छा होती है, वो सकारात्मक प्रेरणा होती है। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है। और दोस्तों, अगर बात करें नकारात्मक प्रेरणा की, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बहा प्रभाव के कारण करता है। इसे नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, कोई बालक है, उसे होमवर्क दिया गया है, उसे होमवर्क दिया है टीचर ने, और वो होमवर्क करके नहीं ले जाता है, और एक दिन उसकी टीचर ने उसकी पिटाई लगा दी। अब तो ये गैर कानूनी हो गया है, बच्चे को मार नहीं सकते हैं, लेकिन पहले तो बहुत टीचर मारते थे। अगर बच्चे को उसे मार लगा दी और अब वो क्या करेगा? वो डरने लगेगा, वो मैडम की बात मानेगा, स्वयं की इच्छा से काम नहीं करेगा, दूसरे की इच्छा से काम करेगा। उसे बाहर जो दूसरे के द्वारा प्रभाव पड़ेगा, उसके कारण वो काम करेगा। तो दोस्तों, इसे ही नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन। जब बच्चा खुद से ना करके दूसरे के द्वारा मोटिवेट होकर काम करे, तो उसे नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। दोस्तों, अल्पप्रेरणा के चक्र की बात की जाए तो मनोवैज्ञानिक ने अल्पप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अल्पप्रेरणा चक्र का प्रतिपादन किया है। ये कौन कौन से हैं? जैसे कि आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, ये 3 हैं दोस्तों। अब इनके बारे में हम आपको बताते हैं ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे कि दोस्तों, आवश्यकता की बात करें, दोस्तों आवश्यकता क्या है? आपने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होती है एक, अति आवश्यकता होती है। और जो दोस्तों चालक यानी कि आवश्यकता उत्पन्न करता है, और प्रोत्साहन अपनी तरफ से आकर्षित। दोस्तों,
जब हमको कोई आवश्यकता होती है तभी हम उस चीज़ की तलाश में निकलते हैं, और जब तलाश में निकलते हैं तो जो अगर हमें कहीं प्रोत्साहन मिलता है तो हम अपनी तरफ से आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों अल्पेड़ा क्या क्या होता है? मोटिव, नीड। दोस्तों अल्पेड़ा की बात की जाए तो अल्पेड़ा किस किस से मिलके बना है? मोटिव इक्वल टू नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव। यानी कि एक तरफ है, जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल है, ये आवश्यकता है आपको, और चालक है और प्रोत्साहन है। दोस्तों आवश्यकता किसकी है आपको? पानी की कमी है, और चालक क्या है? प्यास है। प्रोत्साहन क्या है? पानी प्रोत्साहन है। और दोस्तों जैसे आवश्यकता है आपकी, चालक क्या है? भूख। अगर आपको भूख लगी है तो आपकी जो ये है भूख, यही चालक है। ये भूख है वो चालक है, और जो आवश्यकता है आपकी वो क्या है? भोजन की कमी है। और प्रोत्साहन क्या है? भोजन है। जब आपको भोजन मिलेगा तब आपको प्रोत्साहन मिलेगा। और जैसे दोस्तों चालक है नींद, जैसे आपको नींद लगी है दोस्तों, और आवश्यकता है आपकी नींद की कमी, और प्रोत्साहन कब मिलेगा? जब हम सोना है, यानी कि सो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो था, ये आपको एग्जाम्पल से अल्पेड़ा के बारे में बताया है। सही तो बनी यार, कितनी अच्छी वीडियो बनी। तूने यही तो तुम्हें नहीं आता, ये इतनी बनाते, समझे? इतनी तो कर ही है, जूम कर लेते थोड़ी। अरे दोस्तों अल्पेड़ा के सिद्धांत की बात की जाए तो अल्पेड़ा के क्या क्या सिद्धांत हैं दोस्तों? अल्पेड़ा के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। क्या क्या हैं दोस्तों, आपको बताते हैं कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या है दोस्तों? इस सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां अल्पेड़ा में सहायता करती हैं, अर्थात मनुष्य या बालक अपने व्यवहार को नियंत्रण और निर्देशन मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से होता है। और दोस्तों नेक्स्ट है प्ररोध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को जो बाहरी अल्पेड़ा मिलती है, अर्थात बाह्य उद्दीपक से जो अल्पेड़ा मिलती है, वो प्ररोध का कारण है। अर्थात अल्पेड़ा से प्ररोध की स्थिति पाई जाती है, जो शारीरिक अवस्था व बाह्य उद्दीपक से उत्पन्न होती है। दोस्तों प्ररोध का सिद्धांत ये कहता है, प्ररोध के सिद्धांत में अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया था कि अल्पेड़ा दो प्रकार की होती है, सकारात्मक नकारात्मक, और बाह्य अल्पेड़ा होती है, एक आंतरिक अल्पेड़ा होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट किया जाता है और जैसे कि अल्पेड़ा दी जाती है तो उसे प्ररोध का सिद्धांत कहते हैं। उसे ही बाह्य अल्पेड़ा को प्ररोध का सिद्धांत कहा जाता है, जो शारीरिक अवस्था बाह्य उद्दीपक से उत्पन्न होती है दोस्तों। और एक है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सोलोमन और कैरविट ने किया था। विरोध प्रक्रिया के सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों इसे किसने दिया था? सोलोमन और कॉर्बेट ने किया था। यह एकदम सिंपल सा सिद्धांत है, इसको मोटा मोटा समझें तो हम वही चीज़ ज़्यादा प्रेरित करती है जो हमें सुख देती है। दोस्तों जो हमें खुशी देती है वो चीज़ हमें ज़्यादा प्रेरित करती है। ये बात बहुत ही सच है। कहाँ तक सच है? जो दुख देने वाली चीज़ें हैं सो हम दूर रहते हैं। दोस्तों आपको फ़ोन चलाना पसंद है, सभी को। आपके फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो आप अंदर से इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि जो आपकी खुशी है फ़ोन चलाने की, आपके फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो आप उसकी जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लेंगे। तो यही है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत जिसको सोलोमन और कैरविट ने दिया था। अब नेक्स्ट सिद्धांत है मर्रे का अल्पेड़ा सिद्धांत। दोस्तों मर्रे ने अल्पेड़ा सिद्धांत में को आवश्यकता कहा है, यानी कि नीड। मर्रे ने आवश्यकता कहा है। मर्रे का
अप्रेड़ा सिद्धांत। मर्रे ने इस सिद्धांत में अप्रेड़ा को आवश्यकता कहा है, अर्थात मर्रे इस सिद्धांत को आवश्यकता के रूप में बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक विशेष प्रकार संवेग जुड़ा होता है। मर्रे का अप्रेड़ा का यह सिद्धांत बहुत सराहा गया। छात्र इसका अध्ययन और यहाँ तक कि इस पर रिसर्च भी करते हैं। दोस्तों, आप इसे ऐसे याद करें कि एम के बाद एन आता है, एम के बाद एन आता है, तो एम फॉर मर्रे, एन फॉर नीड, यानी कि मर्रे ने अप्रेड़ा को आवश्यकता कहा है। और दोस्तों, इन्होंने भी बहुत अच्छा बोला है कि प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक प्रकार का संवेग जुड़ा होता है। हमें जो आवश्यकता होगी उसके एक संवेग जुड़ा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों, अगर बात करें मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, दोस्तों मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं और प्रत्येक को संवेग बताए हैं। दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत प्रतिपादक इसके कौन है? मैकडूगल। इनके अनुसार व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। यही मूल प्रवृत्तियाँ ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता तो उसका जीवित रहना असंभव है। और इनसे संबंधित 14 संवेग भी हैं, 14 संवेग भी बताए हैं इन्होंने, और जो मूल प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं। व्यक्ति संवेगों को पूर्ति के लिए प्रेरित होकर अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। दोस्तों, मूल प्रवृत्ति के अगर अंग की बात की जाए कि मूल प्रवृत्ति के कितने अंग हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसके अंग की बात की जाए तो दोस्तों इसके 3 अंग हैं मूल प्रवृत्ति के। कितने अंग हैं इसके? 3 अंग हैं। 3 प्रकार के अंग हैं। एक दोस्तों ज्ञानात्मक होता है, एक संवेगात्मक होता है दोस्तों, एक क्रियात्मक होता है। 3 प्रकार के अंग होते हैं मूल प्रवृत्ति के। दोस्तों, मूल प्रवृत्ति और उनके प्रेरणा की अगर बात की जाए तो दोस्तों काम प्रवृत्ति की बात करें दोस्तों, तो काम प्रवृत्ति के प्रेरणा कौन है? फ्रायड महोदय हैं, सिगमंड फ्रायड। और दोस्तों प्राण शक्ति की प्रवृत्ति की बात करें तो इसके बर्गसन हैं। कौन है? बर्गसन। ये भी पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों अगर प्रतीकात्मक प्रवृत्ति की बात करें तो प्रतीकात्मक प्रवृत्ति के कौन है? ग्रेबर महोदय हैं। कौन है? ग्रेबर। तो इन्हें भी याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट है आवश्यकता का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो हैं। कौन है? अब्राहम मैस्लो। और अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है उसके बारे में क्या बताया है? प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति को हेतु प्रेरित होता है। मैस्लो का मानना है कि आवश्यकता वह तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। अगर हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी तो हम कार्य को नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता के पूर्ति के लिए ही कार्य करता है। जब हमें जो आवश्यकता होती है उसी के लिए हम कार्य करते हैं। जैसे दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप CTET या UP TET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई भी टेट का या शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपकी ये आवश्यकता है। अगर वही बात की जाए कि कोई बंदा SSC CGL का एग्ज़ाम देने जा रहा है और वो थॉर्नडाइक, मैक्स बर्दीमर, मैकडूगल, फ्रायड, एडलर, वाटसन, क्रो एंड क्रो, स्टैनले हॉल, इन्हें सबको पढ़े तो वो क्यों पढ़ेगा? जिसकी आवश्यकता होगी वो वही कार्य करेगा। तो आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था, इसे आप याद रखें। दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में बताया है। कितने प्रकार के बारे में बताया है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? शारीरिक आवश्यकता। दोस्तों शारीरिक आवश्यकता की बात करें
एक सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह संबंधता की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब्राहम मैस्लो ने ये 5 प्रकार के आवश्यकताओं के बारे में बताया था। उन्होंने कहा शारीरिक आवश्यकता। दोस्तों, हमें अपने शरीर के लिए कपड़ा ढकने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, नहाने के लिए साबुन, क्रीम, पाउडर, तेल चाहिए। सुरक्षा की आवश्यकता, दोस्तों सुरक्षा की आवश्यकता सभी को होती है। हमें रहने के लिए घर चाहिए, बारिश, आंधी, तूफान के बचा सके। सुरक्षा चाहिए कि जंगली जानवर ना अटैक कर दें। और स्नेह संबंधितता की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता। दोस्तों, जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसे अपने जीवन से संबंधित कल्पना जगत में खो जाता है और वो हमेशा ये चाहता है कि अब हम भी सम्मान के पात्र हो गए हैं। अगर बालक कहीं जाता है और उसे कोई सम्मान नहीं मिलता है तो वो जाना बंद कर देता है। तो दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने अल्फ्रेडा में ये 5 सिद्धांत बताए थे। अब बात करते हैं उपलब्धि का सिद्धांत। उपलब्धि का सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों, प्रतिपादक कौन है? मैकिलेंड। इनके अनुसार उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति तभी प्रेरित होता है। इनका मानना है कि व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की गई सामान्य विशिष्ट उपलब्धियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं, अतः विशिष्ट उपलब्धियों को ही प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों, ये बताया था। मैकिलेंड ने कहा कि उपलब्धियां ही जो उसे उपलब्ध होता है वही प्रेरित करती हैं। जो व्यक्ति द्वारा निर्धारित की गई सामान्य विशिष्ट उपलब्धियां भी हो सकती हैं और जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए अल्फ्रेडा की विशेषताएं या प्रकृति की, कैसी होती है अल्फ्रेडा? अल्फ्रेडा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अल्फ्रेडा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है। हमें प्रेरणा आवश्यकता से प्रारंभ होती है। दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो आवश्यकता का सिद्धांत, नीड का सिद्धांत मर्रे ने दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। हमें प्रेरणा आवश्यकता से ही प्रारंभ होती है। अब प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और क्या बताएं, प्रेरणा एक ध्यान केंद्रित व ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों, प्रेरणा के द्वारा ही ध्यान केंद्रित होता है। दोस्तों, हम भी पढ़ते थे और खूब पढ़ाई की, लेकिन जब मुझे सभी ने मोटिवेट किया, घर वालों ने बताया, तो दोस्तों ध्यान केंद्रित यानी कि पढ़ना अलग होता है, ध्यान केंद्रित करना अलग होता है। ध्यान केंद्रित की बात करें तो हम पढ़ते रहें, पूरा दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान केंद्रित करके पढ़ना अलग बात होती है कि वो जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें ज्ञान का अर्जन होता है। जो हम पढ़ रहे हैं वो मेरे माइंड में सेट होता है और वो ही ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। दोस्तों, ज्ञानात्मक प्रेरणा की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति में एक तरह की हो, ये सभी में अलग अलग होती है। प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर कोई बालक है दोस्तों और उससे आप कहें कि मुझे 1 गिलास पानी ला के दो, कोई छोटा बच्चा है, आप उससे 1 गिलास पानी के लिए बोलें, वो नहीं ला के देगा। अब उससे आप कहें कि आप 1 गिलास पानी ला के दो, हम आपको 1 चॉकलेट देंगे। घर में पानी नहीं होगा, गिलास खाली नहीं होगा, वो गिलास धोकर नल से पानी ला के देगा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है चॉकलेट को प्राप्त करना। तो दोस्तों, प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक चलती है। और क्या है प्रेरणा के बारे में? प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि जब लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो हमें कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर चाहिए होता है। दोस्तों, हमें भी बहुत मोटिवेट होता है अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें और ऐसे ही हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने रहें। और
अगर आपको कोई भी फ्री नोट्स की ज़रूरत है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स अवेलेबल होंगे सभी प्रकार के। दोस्तों, छात्र में प्रेरणा को बढ़ाने के लिए निम्न बात का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पढ़ाए जाने वाले विषय उपयोगी हों, ये बात बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अभी आपका CTET है, UP टेट है, आप CTET देने जा रहे हैं और आपने इंग्लिश से CTET में 2 लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश से फॉर्म फिल किया है और हम आपको संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अब प्रेरित नहीं होंगे, ऊब के भाग जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो भी पढ़ाएं वो उपयोगी होना चाहिए। हम आपके लिए मोटिवेशन चैप्टर इसीलिए लाए थे कि ये बहुत उपयोगी है और पूछा जाता है मोटिवेशन से, और मूल्यांकन मापन से भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप मापन और मूल्यांकन में मिलेंगे हम आपको। और क्या बताया है? कक्षा का वातावरण सही हो, अर्थात हवा, रोशनी तथा शांत वातावरण हो, पर्याप्त हो। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि कक्षा का वातावरण सही होगा तभी बालक अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छे से मोटिवेट होगा। विद्यार्थी की आवश्यकता व योग्यता भी ज़रूरी है। अगर बच्चा कक्षा 5 में है और आप उसे कक्षा 10th का पढ़ा रहे हैं तो वो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो उसकी योग्यता नहीं है तो भी नहीं चलेगा। उपयुक्त शिक्षण विधि बहुत ज़रूरी होती है कि हमें बच्चे को पहले सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार पढ़ाना चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधि होनी चाहिए। और दोस्तों, छात्रों को दिया जाने वाला पुनर्बलन जैसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, निंदा आदि ये सभी होना चाहिए। और दोस्तों, क्या है, छात्र के सफलता या उपलब्धि के परिणाम का उसे जल्द ज्ञान कराना चाहिए। दोस्तों, बात करें तो KBS की, KBS का फॉर्म फिल किया, उसका एग्ज़ाम दिया, आंसर की आई, अच्छे नंबर पाए। उसमें बहुत क्वेश्चन गलत थे लेकिन उम्मीद थी कि बहुत अच्छे नंबर हैं। फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने 2 महीने नहीं दिए, एग्ज़ाम करा लिया, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, छात्र, हम भी एक तरह के छात्र हैं, हम भी सीखते हैं। तो दोस्तों, छात्र की जो सफलता या उपलब्धि होती है उनका परिणाम जल्द से जल्द ज्ञात कर देना चाहिए, क्योंकि वो वेट करते रहते हैं और वो नेक्स्ट की तैयारी नहीं कर पाते हैं, अपने आप मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया कि छात्र की सफलता या उपलब्धि या असफलता के परिणाम उसे जल्द ज्ञात कराना चाहिए। और दोस्तों, छात्रों के बीच में प्रतियोगिता, वाद विवाद, क्विज आदि करने चाहिए, ये भी बात ज़रूरी है। जब बच्चे क्विज करेंगे, प्रतियोगिता होगी, वाद विवाद होगा, तो दोस्तों, वो एक बच्चा ने क्वेश्चन किया, दूसरे बच्चे ने आंसर नहीं दे पाया, उसे थोड़ा अपने आप में हीन भावना होगी और वो दूसरे दिन से मोटिवेट हो जाएगा और कहेगा, इस बच्चे का, इसने एक क्वेश्चन किया था मुझसे, हम इससे 2 क्वेश्चन करेंगे और हम आज 2 घंटे नहीं 4 घंटे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रतियोगिता, वाद विवाद, कुछ करना आदि करते रहना चाहिए, ये भी एक मोटिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप भी अपने अंदर से मोटिवेट हैं, आप भी वाद विवाद, प्रतियोगिता, क्विज करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम से जुड़ें। वहाँ पर आपके लिए दिन प्रतिदिन हर समय क्विज मिलती हैं और वहाँ पर आप क्विज करें। आपको PDF चाहिए, PDF मिलेगी, पढ़ने के लिए नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स हम बनाते हैं, जिससे हम आपको क्लास कराते हैं, ये सभी नोट्स वीडियो के बाद PDF में वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। और आपको कैसा लगा वीडियो, देख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को आप यूट्यूब पर पूरी तरह से फैला दो, हम आपके हमेशा रेडी रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, सभी को राम राम।